मुलायम सिंह यादव और काशीराम जी के बीच में एक पैक्ट होता है, गठबंधन होता है। जैसे गठबंधन होता है तब उत्तर प्रदेश में उन्हें सरकार बनाने का अवसर मिल जाता है और मुलायम सिंह यादव चुने जाते हैं मुख्यमंत्री के रूप में। 4 दिसंबर 1993 को मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उनके मिलने वाले हों या फिर बसपा के बहुत सारे ऐसे लोगों के हाथ में ताकत आ जाती है और ये ताकत ज्यादा दिन तक रुक नहीं पाती, टिक नहीं पाती। दरअसल बसपा सपा से किनारा कर लेती है और जैसे किनारा करती है तो ये गठबंधन टूट जाता है। टूटने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और इसी बीच में एक गेस्ट हाउस कांड भी हुआ था जिसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान भर में फैल जाती है। दरअसल जब सत्ता चली जाती है, सरकार गिर जाती है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो बहुत सारे लोगों के हाथ से ताकत भी चली जाती है और इसी बीच में मुलायम सिंह यादव के एक खास विधायक थे, वो अपने भ्रमण के लिए निकले थे, साथ में उनके 2 और साथी थे। इसी बीच में गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं और जैसे ही उन पर गोली चलती है तो उन सहित यानी कि विधायक सहित 3 लोगों की हत्या हो जाती है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। मामला फिर अदालत पहुंचता है। अदालत में ये मामला चक्कर पे चक्कर काटता रहता है। मामले में फैसला भी आता है और जो आरोपी होते हैं, कातिल होते हैं, वो सलाखों के पीछे पहुंच जरूर जाते हैं लेकिन सरकार की उन पर मेहरबानी हो जाती है। सरकार की जैसे मेहरबानी होती है, जिला प्रशासन से होते हुए मामला सरकार तक पहुंचता है और उसके बाद फिर राज्यपाल इनकी दया याचिका को स्वीकार कर लेते हैं और ये कातिल जो होते हैं महज 8 साल 9 महीने और 20 दिन ही सलाखों के पीछे रह पाते हैं। और जब ये बात लोगों को पता चलती है सोशल मीडिया के माध्यम से कि आखिरकार कातिलों को सरकार ने क्यों छुड़वा दिया, तो इसी कहानी के माध्यम से हम ये जानने की, समझने की कोशिश करेंगे कौन थे वो विधायक, किन्होंने उनकी हत्या की थी और क्या हुआ था पूरा मामला। यही जानने की, यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मुलायम सिंह यादव के उस खास विधायक की हत्या क्यों हुई थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की। दरअसल वो इलाहाबाद जिसको आज हम प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं, पहचानते हैं। दरअसल बात कर रहा हूं 13 अगस्त 1996 की शाम लगभग 7 बजे के आसपास का वाकया था। झूंसी के विधायक होते हैं जवाहर पंडित, उनके साथ में उनके एक प्राइवेट गनर थे जिनका नाम कल्लन यादव होता है। उनके साथ में उनके एक ड्राइवर होते हैं जिनका नाम गुलाब यादव होता है। मारुति 800 कार से वो क्षेत्र का भ्रमण करते हुए और सिविल लाइंस जो इलाका है उसमें कॉफी हाउस, साथ ही सिनेमा पैलेस, उनके पास में जैसे ही उनकी गाड़ी पहुंचती है तो कोई और गाड़ी थी जो उनका पीछा कर रही थी। ड्राइवर ने कहा एमएलए साहब से कि साहब कोई पीछा कर रहा है। तो एमएलए कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, अपना क्षेत्र है, हो सकता है कि कोई मिलने वाला हो सकता है कि बातचीत करने की कोशिश कर रहा हो, जरा गाड़ी बराबर में लगाना और जब वो साइड में आएंगे तो फिर देखते हैं। गाड़ी जैसे ही पैलेस सिनेमा के सामने पहुंचती है, गाड़ी बराबर में आती है और गाड़ी बराबर में आती है उसमें 4-5 बदमाश उतरते हैं। उनके हाथ में, एक व्यक्ति के हाथ में AK-47 होती है और साथ ही ऑटोमेटिक राइफल्स, पिस्टल, रिवॉल्वर, ऐसे हथियारों से लगातार ताबड़तोड़ गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। कई मिनटों तक लगातार जब गोलियां चल रही थी उस 800 मारुति कार में बैठे हुए विधायक, ड्राइवर, गनर पर जब गोली चलती है तो यहीं पास से कुछ लोग भी गुजर रहे थे। अब इन गोलियों की तड़तड़ाहट, उनकी आवाज़ें सुनने के बाद जो राहगीर थे, जो रास्ते से गुजर रहे थे, अपनी दुकानों पर या आसपास में जो लोग थे, सभी बाहर निकल आते हैं। ठीक वैसा ही सीन था जैसे क्या फिल्मों के अंदर सीन होता है। गोलियां चल रही होती हैं, लोग मर रहे होते हैं और बहुत सारे तमाशबीन तमाशा देखते रहे होते हैं। ठीक वैसा ही दृश्य था, वैसा ये सीन था जब उन्हें कातिलों को, जो बदमाशों को बिल्कुल इत्मीनान हो गया कि हम जिसकी हत्या करने के आए हैं, जिसको मारने के लिए आए हैं, वो मर चुका है, तो वो आराम से यहाँ से चले जाते हैं। और जैसे जाते हैं तो उसके बाद पूरे शहर प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में खबर फैल जाती है। अब ये प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश से होते हुए पूरे भारतवर्ष में खबर फैल जाती है कि मुलायम सिंह यादव के बहुत ही खास विधायक जिनका नाम जवाहर पंडित होता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। साथ ही जो उनके ड्राइवर गुलाब यादव, उनकी हत्या कर दी जाती है। एक राहगीर इस बीच में रास्ते से गुजर रहा था जिसका नाम कमल कुमार दीक्षित होता है, वो भी इस गोलीबारी में मारा जाता है। लेकिन उनका जो गनर होता है कल्लन यादव, वो बच जाता है, गंभीर रूप से घायल हो जाता है। साथ ही एक और राहगीर होता है जिसका नाम पंकज श्रीवास्तव होता है, ये भी घायल हो जाता है। अब घर वालों को खबर दी जाती है, घायलों को हॉस्पिटल भेजा जाता है और मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भेजा जाता है। अब जैसे ही ये पता तो सभी को था कि हत्या किसने की है, क्योंकि लोग बड़ी संख्या में चश्मदीद गवाह भी होते हैं। लेकिन फिल्मों वाला सीन कि किसी की हिम्मत नहीं होती, बाकायदा ये ऐलान कर दिया जाता है कि किसी को अपनी जान प्यारी ना हो या फिर किसी को लगता है कि वो आके मुकाबला कर सकता है तो आगे आराम से नाम ले सकता है। लेकिन किसी ने भी व्यक्ति ने हिम्मत नहीं जुटाई और जाकर के इन्होंने कत्ल किया है, इन्होंने गोलियां चलाई हैं, कोई किसी का नाम नहीं लेता है, जबकि सैकड़ों लोग इस मामले के चश्मदीद भी होते हैं। आखिरकार विधायक के भाई होते हैं सुलामी यादव, और सुलामी यादव ने शहर के ही एक बाहुबली व्यक्ति होते हैं, एक परिवार होता है जिसका परिवार का नाम होता है करबरिया परिवार। करबरिया परिवार के कुछ लोगों के नाम लिखवाए जाते हैं जिसमें श्याम नारायण करबरिया उर्फ मोला महाराज होते हैं। साथ ही पूर्व एक कपिल मुनि करबरिया होते हैं, उदयभान करबरिया होते हैं, सूरजभान करबरिया होते हैं और इनकी बुआ के बेटे रामचंद्र त्रिपाठी उर्फ कल्लू होते हैं। इनका नाम लिखवाया जाता है 5 लोगों का। और मामले की फिर ये
अलग अलग जगहों पर, यानी कि जैसे मामला चलता है, कोर्ट कचहरी को चक्कर लगते हैं, पुलिस जांच करती है, CBI CID तमाम तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। लेकिन आखिरकार ये विधायक कौन थे, हम पहले इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल जो विधायक होते हैं जिनका नाम जवाहर यादव होता है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला होता है जौनपुर का ही एक गांव लगता है खैरतारा, वहां के रहने वाले विधायक होते हैं जिनका नाम होता है जवाहर यादव। वो सामान्य व्यक्ति थे, उन दोनों की ये बात है। जब सामान्य इस व्यक्ति के एक ही काम अच्छा लगता था उन्हें, पूजा पाठ करना, देवी के उपासक थे और कई कई घंटे उन्हें बीत जाया करते थे एक ही जगह बैठे बैठे पूजा करते करते। तो इसलिए उनके गांव के लोग उन्हें जवाहर यादव कम और जवाहर पंडित ज्यादा कहना शुरू कर देते हैं। वक्त का पहिया जब आगे बढ़ता है तो उन्हें लगता है कि पैसे की जरूरत है, क्यों ना पैसे कमाने के लिए शहर जाया जाए। इसलिए वो खैरतारा अपना गांव छोड़कर, जौनपुर जिले को छोड़कर साल 1981 में वो इलाहाबाद की तरफ रुख करते हैं और वहां जाकर मंडी में चले जाते हैं। शुरुआत में वो मजदूरी कर रहे थे और बोरियां सिला करते थे, लेकिन वक्त जैसे आगे बढ़ा कुछ लोगों से उनकी मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद लोगों ने कहा कि तुम्हें शराब के कारोबार में आ जाना चाहिए, वहां अच्छा खासा पैसा है। जैसे शराब के कारोबार की बात सुनते हैं तो ये ठेके पर जाना शुरू कर देते हैं और ठेकों को लेना भी शुरू कर देते हैं। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, कई साल बीत जाते हैं और उन्होंने वहां से अच्छे खासा पैसा कमा लिया और इनका जो एक मजदूर से उठकर सीधे ये एक ठेकेदारी में जाते हैं और पैसे इनके पास ठीक ठाक आ जाता है। तो साल 1989 में, हालांकि वो ऐसा दौर था जब मुलायम सिंह यादव का एक सिक्का चलने लगा था, मुलायम सिंह यादव से मिलने की जद्दोजहद कर रहे थे और वो दिन भी आता है कि मुलायम सिंह यादव से इनकी मुलाकात हो जाती है और मुलायम सिंह यादव की वो बहुत नजदीक और बहुत खासम खास हो जाते हैं। वक्त थोड़ा आगे बढ़ता है, साल 1991 की बात है। समाजवादी पार्टी का इन्हें टिकट मिल जाता है झूसी विधानसभा क्षेत्र से। वहां से ये लड़ते जरूर हैं लेकिन बहुत ही कम मार्जिन से ये सीट को हार जाते हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव का इन पर विश्वास और बढ़ जाता है और 1993 में इन्हें एक बार फिर से मौका दिया जाता है कि तुम फिर से इलेक्शन लड़ सकते हो और ये इलेक्शन लड़ते हैं। 26,841 वोट से जवाहर पंडित उर्फ जवाहर यादव जीत जाते हैं और जैसे जीत जाते हैं तो उसके बाद इनका जो रुतबा था, इनका जो दबदबा था, बढ़ जाता है। अभी तक तो ये शराब के धंधे में थे, लेकिन इन्होंने सोचा कि जब किसी नाके ने बताया कि यहाँ पास में एक नदी है जिसका नाम यमुना नदी है, वहां से सोना निकलता है। उन्होंने पूछा कि सोना कैसे निकलता है, मैं समझ नहीं पाया। उनके यहाँ से रेत बालू निकलता है जो अच्छी कीमत पे बिकता है, कम पैसों में ठेका मिल जाता है और ज्यादा यहाँ से कमाई होती है। जैसे ये इन्हें ये बात पता चलती है, ये इस धंधे में कूदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पहले से ही करवरिया जो परिवार होता है, इस परिवार का बड़ा वर्चस्व था। दरअसल करवरिया परिवार की अगर हम बात करें तो इस परिवार के मुखिया होते हैं जगत नारायण करवरिया, जो कि यूपी के कौशाम्बी मंजनपुर का एक गांव लगता है चकनारा, वहां के रहने वाले होते हैं। शुरुआत से ये परिवार बहुत मजबूत स्थिति में परिवार था। साल 1967 में जगत नारायण करवरिया ये इलेक्शन भी लड़ते हैं लेकिन चुनाव जीत नहीं पाते। इनके दो बेटे होते हैं, एक बेटे का नाम विशिष्ट नारायण करवरिया उर्फ भुक्कल महाराज, साथ ही इनके एक और बेटे होते हैं श्याम नारायण करवरिया उर्फ मोला महाराज। तो इनके ये बेटे होते हैं। इनका एक फर्नीचर का कारोबार था जो धीरे धीरे करके रनिंग में आ जाता है और ये कौशाम्बी छोड़ के इलाहाबाद की तरफ रुख कर लेते हैं और यहाँ आने के बाद ये कालीन का भी कारोबार करते हैं। फर्नीचर का कारोबार और कालीन के कारोबार से इनकी जो रुतबा था वो बढ़ने लगता है, पैसे कमाने लगते हैं और इन्हें किसी ने बताया कि यमुना नदी से सोना निकलता है, यानी कि बालू के रेत में बालू निकलता है तो सोना ही निकलता है। इन्होंने उस कारोबार में अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया, ठेका लेना शुरू कर दिया। वहां से ठेका लेते लेते ये शहर में बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में पहुंच जाते हैं और इनका जो बाहुबल था, इनकी जो ताकत थी लगातार बढ़ने लगती है। लेकिन ये नहीं जानते थे कि जिस ताकत के बल पर ये हैं, इस ताकत को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए एक विधायक यहाँ पर आ चुका है। विधायक जवाहर पंडित ने बालू के ठेकों में हाथ आजमाना शुरू कर दिया। तनातनी की स्थिति भी पैदा हो जाती है, लेकिन समझौते होते हैं, समझौते होते नहीं है। लेकिन विधायक जो होता है वो मजबूत स्थिति में आकर इनके सारे ठेकों पर अपनी एक तरह से कब्जा कर लेते हैं और कब्जा करने के बाद करवरिया परिवार कमजोर पड़ जाता है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि जब तक सत्ता यानी कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, तब तक जवाहर पंडित की अपनी तूती बोल रही थी और जैसे ही बसपा ने मुलायम सिंह यादव से अपना समर्थन वापस ले लिया तो स्थिति इनकी कमजोर हो जाती है और विधायक को पहले जो सुरक्षा मिली हुई थी, बाद में सुरक्षा खत्म हो जाती है। हालांकि उन्होंने कोशिश की कि मुझे सुरक्षा दे दी जाए, मेरी जान को खतरा है, लेकिन शासन प्रशासन ने उस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं लिया और जवाहर पंडित का एक दिन बहुत बुरा दिन आता है। 13 अगस्त 1996 को जब वो अपने साथियों के साथ, अपने गनर और अपने ड्राइवर के साथ इलाके में घूम रहे थे, घूमते घामते जब वापस आ रहे थे तब उन पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला कर दिया जाता है और जैसी गोलियां चलाई जाती हैं तो उनसे ही 3 लोगों की मौत हो जाती है, यानी कि हत्या हो जाती है। अब मामले की जो गूंज थी वो कोर्ट में जाती है, अदालत में मामला चला जाता है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच भी कराई जाती है। अलग अलग जो उत्तर प्रदेश की विंग्स होती हैं, चाहे वो CBI-CID हो या फिर पुलिस हो, इनसे जांच कराई जाती है। लेकिन मामला लगातार ऐसे चल रहा था। 23 साल 2 महीने और 22 दिन बीत जाते हैं। 4
नवंबर साल 2019 को इस मामले में, इस केस में फैसला आता है निचली अदालत से। और इसमें जो आरोपी होते हैं कपिल मुनि करबरिया, उदयभान करबरिया, सूरजभान करबरिया, रामचंद्र त्रिपाठी उर्फ कल्लू, इनको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। जबकि जो इनके चाचा होते हैं, चाचा जिनका जो नाम होता है श्याम नारायण करबरिया उर्फ मोला महाराज, वो भी मौके पे थे, लेकिन इनकी कुछ दिन के बाद मौत हो जाती है। इसलिए 4 ही लोग रहते हैं और 4 लोगों को जो उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। हालांकि ये कोशिश भी करते हैं कि कोर्ट में जाएं, क्योंकि इन्होंने ये साबित करने की तमाम कोशिशें की थी कि जिस दिन ये घटना, ये हत्याकांड हुआ था, वो मौके पर नहीं थे। इसके लिए अदालत में बाकायदा बीजेपी के एक बड़े नेता भी रहे हैं कलराज मिश्र, उन्होंने भी जाकर गवाही दी, लेकिन अदालत ने इस गवाही को माना नहीं। और इन्हें जब उम्र कैद की सजा दी जाती है, ये कोर्ट से अपील करते हैं कि इस मामले को खारिज कर दिया जाए, इस केस में कोई दम नहीं है। लेकिन अदालत में जब मामला पहुंचता है तो कुल मिलाकर इन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। लेकिन इस बीच में जो ये लगातार जद्दोजहद चल रही थी, अगर हम कपिल मुनि करबरिया की बात करें तो बीएसपी उन्हें साल 2009 में फूलपुर से सांसद का टिकट देती है और वो सांसद चुन लिए जाते हैं। साल 2002 में बीजेपी से उदयभान करबरिया को विधायक का टिकट मिलता है और वो विधायक बन जाते हैं। साल 2007 में सूरजभान को फिर से बीजेपी 12 विधानसभा होती है, वहां से टिकट देती है और वो विधायक चुन लिए जाते हैं। और ये बीएसपी से ये इनको एमएलसी चुना जाता है। सूरजभान करबरिया, ये तीनों भाई होते हैं। लेकिन जैसे ही जेल में जाते हैं, जेल में जाने के बाद कोर्ट में अपील वगैरह कर रहे थे, लेकिन इनकी अपील काम नहीं आती। और ये फिलहाल, क्योंकि सरकार फिलहाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चल रही है, योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। इसी बीच में नैनी जेल में ये बंद होते हैं 8 साल 9 महीने। कुछ दिन ये जेल में रहते हैं। इनसे ही पूछा जाता है, यानी कि जेल प्रशासन से पूछा जाता है कि इनका चरित्र कैसा है, इनका काम करने का तौर तरीका कैसा है, क्या इनमें कुछ जेल में रहने के बाद में कुछ सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। जब डीएम और एसएसपी ने ये बात पूछी तो जेल प्रशासन ने कहा कि इनका तो आचरण बहुत अच्छा हो चुका है। आचरण के आधार पर इनकी दया याचिका तैयार की जाती है और दया याचिका जेल से होते हुए सीधा जिला प्रशासन और जिला प्रशासन के बाद शासन और शासन से होते हुए बात ये राज्यपाल तक पहुंच जाती है। राज्यपाल इसमें अंतिम मोहर लगा देती हैं और अंतिम मोहर लगाते इनको 25 जुलाई 2024 को ये जेल से रिहा हो जाते हैं। लगभग 8 साल 9 महीने और कुछ दिन रहने के बाद, लगभग 20 दिन रहने के बाद जब ये जेल से छूट जाते हैं तो आखिरकार जो इनकी पत्नी होती है, पत्नी यानी कि जो विधायक जवाहर पंडित, जो उनकी पत्नी होती हैं, जिनका नाम विजमा यादव होता है, ये भी अपनी तरफ से एक राजनीति में आ जाती हैं। अगर इनके पति जिंदा होते तो शायद ये कभी विधायक नहीं बन पाती। लेकिन इन्होंने साल 1996 में झूंसी से ही, झूंसी विधानसभा जो होती है, वहां से इलेक्शन लड़ा और ये जीत जाती हैं। इन्हें एक बार फिर से मौका मिलता है साल 2002 में, फिर से विधायक बन जाती हैं। साल 2012 में भी ये फिर से टिकट मिलता है, वहां से फिर से विधायक बन जाती हैं। साल 2022 में प्रतापपुर विधानसभा से इन्हें टिकट मिलता है और ये विधायक बन जाती हैं। जब इनके पति के हत्यारों को जेल से रिहा किया जाता है, उनकी दया याचिका स्वीकार करके उनके आचरण के आधार पर उन्हें रिहा कर दिया जाता है, तब ये विधानसभा में खड़े होकर विजमा यादव कहती हैं कि मेरे पति के जो हत्यारे हैं उनको योगी आदित्यनाथ जी आप इन्हें रिहा करवा रहे हैं, समाज में क्या मैसेज जाएगा। जबकि आप महिलाओं के प्रति इतने उदार होते हैं, महिलाओं के लिए इतने सम्मान की बात करते हैं, उनकी सुरक्षा की बात करते हैं, और मेरे पति के हत्यारों को आप रिहा करवा रहे हैं। ऐसा ना हो कि कल को ये हमारी भी हत्या कर दें। हालांकि सरकार पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा और उन्हें 25 जुलाई 2024 को रिहा कर दिया गया। विजमा यादव से जब ये पूछा गया कि आप आगे क्या करेंगे, तो उन्होंने यही सलाह मशवरा दिया कि आगे कोर्ट में जाएंगी, अपील करेंगी और जो होगा देखा जाएगा। इस पर हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी टिप्पणी की। मीडिया ने भी इस मामले को उठाने की कोशिश की, लेकिन इस मामले की गूंज उस लेवल तक नहीं पहुंची जिस तरह से अन्य कई मामलों की गूंज वो भारतवर्ष में फैल जाती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाते जाते आज विकास सोनी है, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें संजना बघेल हैं, तुकाराम पाटिल महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, नारायण दास महोबा से हैं, लकी शर्मा, दिलावर हुसैन, राशिद खान, विनोद कुमार राजस्थान से, झारखंड से असगर हुसैन, अमरोहा से राजवीर सिंह एडवोकेट, हमीरपुर से अविनाश कुशवाहा, एमपी से भगवान सिंह, मोहम्मद समीर, मयंक राजपूत झांसी से, वकील अहमद, बुलंदशहर से खुशी चौधरी, पुष्पा यादव, मोहम्मद जमाल अहमद, उर्मिला शाह दिल्ली के रहने वाले हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।